नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। देखो, ग्रीन और ट्रिब्यूनल याद रखिएगा, ट्रिब्यूनलाइजेशन आर्टिकल 323A 323B के तहत इस तरह के ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि एक सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से कि क्या एनजीटी के पास सुओ मोटो पावर्स हैं। सुओ मोटो का मतलब एनजीटी किसी भी कंप्लेंट को खुद से, अब लेटेस्ट से एनजीटी के एक जज हैं, एनजीटी के एक बोर्ड मेंबर हैं, वो कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे कोई एनवायरमेंटल डैमेज उन्होंने देखा, तो क्या वो खुद से उसकी कंप्लेंट अपने एनजीटी में ले सकते हैं या फिर उनको वेट करना पड़ेगा किसी लिटिगेशन का, किसी भी कंप्लेंट का। तो जानेंगे एग्जैक्टली जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जजमेंट को रिजर्व कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को क्लैरिफाई किया है, पब्लिश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, डिक्लेयर कर रही है कि एनजीटी जो है वो सुओ मोटो पावर्स के साथ वेस्टेड है। सवाल ये था कि क्या एनजीटी एक ट्रिब्यूनल होने के चलते कोर्ट की तरह सुओ मोटो पावर्स यूज कर सकती है। क्या सुओ मोटो की पावर्स हैं, ये कहीं मेंशन नहीं था, एनजीटी के एक्ट में भी नहीं था, कभी किसी जजमेंट में भी नहीं आया। तो कोर्ट ने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो ट्रिब्यूनल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर सुओ मोटो पावर नहीं होगी। वो एक स्टैट्यूट का क्रिएचर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने फंक्शंस को चलाने के लिए, जस्टिस को डिलीवर करने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के नहीं बैठी रह सकती। जैसे मैंने कहा ना कि सुबह सुबह जज साहब ने मॉर्निंग वॉक पे देखा कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, चलो मैं वापस जाके वेट करता हूँ अपने ऑफिस में कि मेरी तरह ही कोई सिटीजन, भारत का नागरिक को यहाँ देखे कि इस तरह का यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है और वो आके कंप्लेंट फाइल करे। तो यही कोर्ट ने कहा कि देखो, एनजीटी जो है वो म्यूट स्पेक्टेटर की तरह नहीं रह सकती, उसके पास कंप्लीट सुओ मोटो पावर्स हैं। एनजीटी इज वेस्टेड विद सुओ मोटो पावर इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस अंडर एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। क्लियर पावर्स हैं, मेंशन कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक ट्रिब्यूनल है, उसका काम एडजुडिकेशन का है, उसका काम जस्टिस डिलीवर करने का है, उसका काम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करने का है, तो वो वेट नहीं करेगी कि कोई आके उसका दरवाजा खटकाए और तभी वो केस को आगे बढ़ाए। खुद से भी वो यहाँ पे सुओ मोटो पावर्स ले सकती है। अब यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया कि क्योंकि आर्टिकल 21 एक इंपॉर्टेंट राइट है और उसी में से आता है हेल्दी एनवायरनमेंट। अब किसी के हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए या फिर आर्टिकल 21 को अपहोल्ड करने के लिए एनजीटी के पास सुओ मोटो पावर्स होना नेसेसरी है। नहीं तो क्या होगा, एनजीटी वेट करेगी कि लोगों के आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहे हैं, हम वेट करते हैं कि चलो अब ठीक होगा, अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए आज हम कहते हैं कि एनजीटी के पास एक पावर है सुओ मोटो एक्ट करने की। केस की साइटेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा एंड अदर्स। कुछ और पिटीशंस यहाँ पे फाइल की गई। तो जानेंगे एग्जैक्टली इस वीडियो में कि एनजीटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एनजीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या क्या रिफॉर्म्स एनजीटी में नेसेसरी हैं। अगर आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल कोर्सेज भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, एनजीटी का एक्ट है, कोर्ट ने कहा कि उसको सिर्फ एडजुडिकेटरी रोल की बात नहीं करता, एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अचीव करने की बात करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करने की बात करता है। इसी पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए 2010 में सरकार ने, और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, एनवायरमेंटल डैमेजेस को कम करने के लिए एक लॉ पास किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। इसके चलते एक ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश किया गया। और उस ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या था? उसका काम था सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल पे देश को आगे बढ़ाना, एनवायरमेंटल डैमेजेस को कम करना, एनवायरमेंटल कॉजेस को पिक करना और उन पे जस्टिस डिलीवर करना। कहा जाता है कि एनजीटी दुनिया भर के बहुत ही कम डेडिकेटेड एनवायरमेंटल कोर्ट्स में से एक है। मतलब आपको ऐसे दुनिया में कहीं ऐसे कोर्ट्स नहीं मिलेंगे जो स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस पे बात करते हैं। ये ऑल इनकम्पासिंग स्कोप है इसका, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, कोस्टल प्रोटेक्शन, हर तरह से बस एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, एनजीटी को यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। अब काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट लैंड्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, स्मॉलर टाउन्स में कहीं पे भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब एनजीटी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। साथ ही साथ एनजीटी ने ट्राइबल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते समय पॉल्यूटर प्रिंसिपल को भी इम्प्लीमेंट भारत में कराया। ओरिजिन देख लेते हैं, ओरिजिन कहाँ हुआ। देखो, 86 में एमसी मेहता एंड अदर्स में पहली बार ऐसा लगा कि भारत में एक स्पेसिफिक कोर्ट होना जरूरी है। जस्टिस पी एन भगवती ने यह कहा भी कि अगर ऐसे मैटर एक स्पेसिफिक कोर्ट में सुने जाएं तो शायद स्थिति बेहतर होगी। उस स्पेसिफिक कोर्ट में जो जजेस बैठेंगे उनका स्पेसिफिक जो उनका
आप कहेंगे नो हाउ होगा, उनकी जो नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी, वो एनवायरमेंटल मैटर्स पे होंगी। जो वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे वो भी एनवायरमेंटल मैटर्स के विशेषज्ञ होंगे। तो इसलिए ये कहा कि एक साइंटिफिक टेक्निकल डेटा जो है एनवायरमेंटल मैटर्स में होना नेसेसरी है, इसलिए हमें एक स्पेसिफिक कोड की जरूरत है। यहाँ से पहली बार बात की गई कि अच्छा एनजीटी जैसा कुछ हो सकता है, या कोई सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की कोई ब्रांच बन जाए जो एनवायरमेंटल मैटर्स पे आए। लेकिन हाई कोर्ट के केस में हर स्टेट में ब्रांच बनाना पॉसिबल नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के केस में एक अलग से ब्रांच बनाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैटर जो है हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग रहते हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी यही कहा कि हमें एनवायरमेंटल मैटर सुनने के लिए सिर्फ जजेस की जरूरत नहीं है, हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है। और वो कहाँ मिलेंगे? वो वहीं मिलेंगे जहां पे एक स्पेसिफिक कोड क्रिएट कर सकते हो, वहीं वो बैठेंगे। इसलिए 18 अक्टूबर 2010 को सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया, और एनवायरमेंटल मैटर्स के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, इन रिसोर्सेज प्रोटेक्शन के लिए एनजीटी का स्टैब्लिशमेंट किया। एनजीटी कहाँ बैठता है? देखो, इसकी न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल ब्रांचेस के अलावा 4 इसकी बाकी ब्रांचेस भी अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि एनजीटी जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, ठीक है। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कहता है कि कैसे अरेस्ट करना है, सिविल मैटर्स में कैसे डील करना है। एनजीटी अपने हिसाब से अपने मैटर्स डील कर सकता है, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को बार ना करे, उसको इंश्योर करे। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में 4 अलग बेंचेस बनाई गई, जोनल बेंच, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन। इसके अलावा मेथोडोलॉजी की बात करें तो सेक्शन 19 जो है वो कहता है कि अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एनजीटी काम कर सकता है। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं, मतलब हाँ उसके प्रोसीजर आप फॉलो करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप बहुत ज्यादा बाइंडेड नहीं है उससे। आप नेचुरल जस्टिस को फॉलो करिए, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करते रहिए, सब ठीक रहेगा। अब ट्रिब्यूनल के पास जो पावर्स हैं वो सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। याद रखिएगा, ये ट्रिब्यूनल जो है एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। अपने रूल्स जो है वो समय समय पे इंप्लीमेंट करता रहता है। जैसे जैसे रिट पिटीशंस आती हैं वैसे वैसे वो मैटर्स को सुनता रहता है। अब साथ ही साथ नेसेसरी पार्टी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना, उनको उनके मैटर्स को सुनना, ये सारा काम जो है वो एनजीटी करता है। जितने भी नोटिसेस हैं वो यहाँ पे आप देखिए मैकेनिकली या पोस्टल फॉर्म में नहीं जाते, ई फॉर्म में जाते हैं। तो कोर्ट ने शुरू से कोशिश की कि भैया कम पेपर यूज करेंगे और मैक्सिमम हम यहाँ पे इम्पैक्ट देंगे। लेटर पिटीशंस आती हैं, ठीक है, वही लेटर पिटीशंस को सुनता है जिसमें सब्सटैंशियल एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा होता है। साथ ही साथ वैलिड कंप्लेंट्स जो होती हैं वो जल्दी से जल्दी सुनी जाती हैं, और जल्दी जल्दी उनका निवारण जो है यहाँ पे किया जाता है। जो भी एक्शन टेकिंग रिपोर्ट होती है वो अपलोड कर दी जाती है एनजीटी की वेबसाइट पे, से इससे बाकी लोगों को भी पता चलता है कि एनजीटी कैसे काम कर रही है। और फाइनली जब जजमेंट आता है तो एक एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर पास कर दिया जाता है, और कंपनसेशन भी यहाँ पे मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस जो है वो कंपनसेटरी भी होती है, जस्टिस जो है वो प्रोसिक्यूटरी भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है कि कैसा मैटर है, ग्रेव है, कितना ग्रेव है, कितना कंपनसेशन जरूरी है, क्या उस पर्सन को जेल भेजना जरूरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब क्योंकि ये सिविल कोर्ट है तो यूजुअली देखा जाता है कि सिर्फ कंपनसेशन के थ्रू काम कर लिया जाए, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की पावर्स यहाँ पे नहीं है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए केसेस आगे चले जाते हैं। यूजुअली बहुत सारे एनवायरमेंटल केसेस यहीं रिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ एक केसेस ऐसे रहते हैं, हाई प्रोफाइल होते हैं, मैटर बहुत बड़ा होता है, गवर्नमेंट उसको परस्यू करना चाहती है आगे, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब लैंडमार्क जजमेंट्स हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अलमित्रा एच पटेल केस बहुत फेमस था, जिसने देश भर में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को स्टैब्लिश कराया कोर्ट के द्वारा, एनजीटी के द्वारा। एनजीटी ने साउथ कोरियन स्टील मेकर पॉक्सो को भी सस्पेंड किया था, उसको क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। सेव मॉन फेडरेशन ने बर्ड्स के हैबिटेट को बचाया। बेटी केस ने गोवा के बीचेस में कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स को ठीक कराया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, समित मेहता केस में पॉल्यूटर प्रिंसिपल जो है ये भी यही कोर्ट लाया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे डील किए गए। एडवांटेजेस की बात करें, देखो डेडिकेटेड कोर्ट है, स्पेशलाइजेशन है, टेक्निकल नो हाउ है, ठीक है, एक तरह से टेक्नो जुडिशियल बॉडी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ टाइम बाउंड डिस्पोजल होता है, केसेस बहुत लंबे नहीं चलते, जल्दी डिस्पोज होते हैं, क्योंकि काम ही कुछ है केसेस का, एनवायरमेंटल केसेस का होता है। जुडिशरी पे बर्डन कम करता है। मैंने जैसे आपको होता है ना, अपने ही लेवल पे बहुत सारे केसेस निपटा लिए जाते हैं, बहुत कम केसेस जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देन उसका शेड्यूल ट्राइब ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट जो है वो एनजीटी के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया। इन मैटर्स में एनजीटी नहीं बोलेगी। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बर्डन बन गया है, जुडिशरी पे एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट हो गई है, अलग से एक डिपार्टमेंट, अलग से मैन पावर स्टैब्लिश की गई। लेकिन
रिजोल्यूशन नहीं होता, इसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे फिर भी बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। तो हम दोनों जगह ये बात लिखेंगे, एक तरफ बर्डन कम हुआ, एक तरफ एक्स्ट्रा लेयर बनाई गई है। रीजनल ब्रांचेस बहुत लिमिटेड हैं, बात ये की जा रही है एटलीस्ट हर स्टेट में एक ब्रांच होनी चाहिए या एटलीस्ट और 4 ब्रांचेस ऐड करनी चाहिए, जोन्स को और फर्दर डिवाइड करना चाहिए। किया क्या जा सकता है, रीजनल ब्रांचेस ऐड करिए, एनजीटी को सुप्रीम कोर्ट की तरह लार्जर बेंचेस का कॉन्सेप्ट रखिए कि अगर आप एनजीटी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप एनजीटी के अंदर ही लार्जर बेंच की डिमांड कर लें, मैटर एनजीटी के एनजीटी में रिजॉल्व करें, सुप्रीम कोर्ट ना जाए। वैकेंसीज एनजीटी की काफी लंबे समय से खाली, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिसिंग है, इसकी आप जल्दी से भर्ती कीजिए और इसी तरह से एनजीटी का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है, वो पूरा होगा। एनजीटी जैसे कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है देश में, जिस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता जा रहा है, और जिस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा करना है, एनजीटी का उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आशा करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।